नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बगरू। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ बीए प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय पेपर है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, उसमें हम मनु की परराष्ट्र नीति की चर्चा करेंगे। मनु की विदेश नीति कैसी है, एक राजा को विदेशी संबंधों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चालें चलनी चाहिए, कैसे विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने चाहिए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। मनु की जो परराष्ट्र नीति है उसमें तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है फॉरेन पॉलिसी में। पहला है मंडल सिद्धांत, फिर है षाडगुण्य नीति और फिर है उपाय। तो इस YouTube वीडियो में हम मनु की जो परराष्ट्र नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हम मंडल सिद्धांत, उसकी षाडगुण्य नीति, 6 गुणों वाली नीति और 4 प्रकार के उपायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों का एक मंडल है, या हम ये कह दें कि 12 राज्यों का एक समूह है, और इस समूह का जो केंद्र है, इस मंडल सिद्धांत का जो केंद्र है, वो है विजिगिसु। ये वो राजा है जो कि केंद्र में बैठा है, विजिगिसु, ये वाला राजा। और विजिगिसु वो राजा होता है जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखता है, जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, एक महत्वाकांक्षी राजा है। तो इस राजा को अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करना चाहिए, और इसके कौन कौन से और संबंधित राजा हैं जो इसके पड़ोसी हैं, इस संबंध में मनु ने वर्णित किया है। मनु कहता है इस विजिगिसु का जो प्रथम पड़ोसी है वो अरि है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस राज्य के साथ आपकी सीमा लगती है वो आपका दुश्मन होता है। तो विजिगिसु के दोनों ओर ऐसे 2 दुश्मन हैं, एक सामने का दुश्मन है अरि यानी दुश्मन, और एक पीछे का दुश्मन है जिसके लिए वो पार्षणी ग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों दुश्मन हैं। फिर जो मित्र है हमारे, जो अरि का पड़ोसी होगा वो अरि का दुश्मन होगा, और दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है। तो ऐसे करके और 12 राज्यों का एक मंडल बनता है, मनु का ये कहना है। और इस मंडल में विजिगिसु केंद्र में है, सामने अरि है, मित्र है, फिर अरि मित्र है, फिर मित्र का मित्र है, फिर अरि मित्र का मित्र है। इसमें जो विजिगिसु के विरोधी है वो है अरि मित्र और अरि मित्र का मित्र है। ये 3 राजा हैं जो विजिगिसु के विरोधी हैं, सामने की साइड से, राइट साइड में। और विजिगिसु के राइट साइड में जो राजा हैं उसमें 2 इसके सहयोगी है, एक है मित्र और दूसरा है मित्र का मित्र। पीठ की अगर हम चर्चा करें तो पीठ के ऊपर 4 प्रकार के राजा हैं, पार्षणी ग्रह और पार्षणी ग्रह सार। ये दोनों विजिगिसु के दुश्मन हैं, जबकि आक्रांता और आक्रांता सार ये दोनों इसके दोस्त हैं। अब 2 प्रकार के राजा हो रहे हैं। ये तो सामने और पीठ के जो राजा हैं उनकी संख्या हुई 10। 2 राजा और है जो मध्यम है और उदासीन है। मध्यम राजा यानी मध्यम राज्य वो राज्य है जिसकी सीमा विजिगिसु और उसके दुश्मन दोनों के साथ मिलती है। ये मध्यम राजा विजिगिसु और उसके दुश्मन दोनों से शक्तिशाली होता है, और ये जिसकी तरफ भी मिल जाए उसका पलड़ा भारी हो जाता है। मनु कहते हैं कि विजिगिसु को प्रयास ये करना चाहिए कि जो मध्यम राज्य है वो उसका दोस्त बन जाए, ताकि वो और मध्यम राज्य मिलके और अरि के ऊपर भारी पड़ सके और आवश्यकता पड़े तो उसको हरा सके।
इस पूरे मंडल में एक राज्य और है जिसकी सीमा न तो विजिगीषु से मिलती है न उसके दुश्मन से मिलती है, वो है उदासीन राज्य। और उस पूरे मंडल सिद्धांत में सबसे शक्तिशाली राज्य वही होता है, उसको न उदो का देना होता है न मादो का लेना होता है। फिर भी मनु कहते हैं कि विजिगीषु को आवश्यकता पड़ने के ऊपर उदासीन का भी सहयोग लेना चाहिए। तो ये थे 12 राज्य जो अरि की सीमा और उसकी सीमा से दूर है। ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है जिसके तहत विभिन्न राज्य एक से दूसरे के साथ संधि और सहयोग करते रहते हैं और शक्ति को संतुलित करते रहते हैं। तो मंडल सिद्धांत मूलतः शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। जब भी कभी राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े और विजिगीषु को ये लगे कि उस पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसको इस मंडल सिद्धांत में फिर अपने मित्रों के साथ सहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए ताकि शक्ति का संतुलन बने रहे और जो दुश्मन है अरि मित्र वगैरह ये उसके ऊपर हावी ना हो पाए। तो ये तो था मंडल सिद्धांत। इसके बाद एक राजा को इस मंडल सिद्धांत में विभिन्न राज्यों के साथ यानी विजिगीषु को विभिन्न राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते वक्त 6 प्रकार की नीति का पालन करना चाहिए जिसको षाड्गुण्य नीति कहा गया है। इस षाड्गुण्य नीति 6 प्रकार की नीति की चर्चा करता है मनु। षाड्गुण्य का तात्पर्य 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य के द्वारा जो अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में एक राजा को दूसरे राजा के साथ कैसी नीति अपनानी चाहिए, ये परिस्थिति अनुसार निर्णय किया जाना चाहिए। यानी कुल मिला के वैदेशिक संबंधों में हम विवेक सम्मत और बुद्धिपूर्वक निर्णय कैसे ले सकते हैं परिस्थिति अनुसार, ये हमें षाड्गुण्य नीति बताती है। इस नीति के जो 6 भाग हैं वो है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधी भाव और संश्रय। संधि का तात्पर्य है कि राजा को जब ये लगे कि मैं युद्ध में नहीं जीत सकता तो उसे अपने पड़ोसी के साथ या अन्य राज्यों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में लाभ हो। मनु का कहना है कि संधि 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो समान शक्तियों के बीच संधि और दूसरी है असमान शक्तियों के बीच संधि। यानी 2 एक जैसे राजा भी जो जिनकी शक्ति समान है वो भी संधि कर सकते हैं, या एक बड़ा शक्तिशाली राजा और एक कम शक्तिशाली राजा भी संधि कर सकते हैं। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ है संधि का उल्टा। जब ये लगे किसी भी राजा को कि वो शक्तिशाली हो गया है तो उसे फिर अपने शत्रु से विग्रह कर लेना चाहिए, फिर संधि करने की आवश्यकता नहीं है। यान का तात्पर्य होता है वास्तविक रूप से आक्रमण करना। विग्रह और यान में सिर्फ स्तर का ही भेद है। यान विग्रह के थोड़े आगे की इच्छा है। विग्रह में जहाँ संबंध विस्थापित किए जाते हैं, दूर हुआ जाता है, वो यान में वास्तविक आक्रमण किया जाता है। मनु का कहना है कि जब विजिगीषु को ये लगे कि उसका जो पड़ोसी है या उसका जो दुश्मन है वो कमज़ोर हो गया है और निर्बल स्थिति में है, तो फिर विजिगीषु को बिना देर किए उसके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। चौथा जो षाड्गुण्य नीति का अंग है वो है आसन। आसन का तात्पर्य है कि आप न तो किसी का सहयोग करते हैं और न किसी का विरोध करते हैं, आप तटस्थ हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि आगामी परिस्थितियां क्या रूप लेती है। मनु ने आसन के 2 रूप बताए हैं, यानी आप तब तटस्थ भाव ग्रहण कर लें। प्रथम जब कि आपका जब सेना और कोष क्षीण हो जाए, जब आपको ये लगे कि आपकी सेना भी कमज़ोर है और आपके कोष में धन भी नहीं है, तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। और दूसरा तब जब आप के मित्र आपसे अनुरोध करें कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब भी आप चुप रह जाएं। यानी आसन 2 तरीके से है कि एक तो जब आपकी सेना क्षीण हो जाए, दूसरा जब मित्र अनुरोध करें। फिर है द्वेधी भाव। द्वेधी भाव के संबंध में कौटिल्य और मनु में भेद है। जहाँ कौटिल्य कहते हैं कि द्वेधी भाव का तात्पर्य है
कि एक ही राजा से दो नीतियां एक साथ चलती रहनी चाहिए। एक है उसके साथ मित्रता की बात भी होती रहे, साथ साथ में विग्रह की बात भी होती रहे। जैसे भारत और चाइना के संबंध हैं, दोनों के मध्य बातचीत भी होती रहती है और दोनों एक दूसरे का विरोध भी करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे सेना उल्लंघन के आरोप भी लगाते रहते हैं और सीमा उल्लंघन करते भी रहते हैं। तो दोनों भाव एक साथ चलते हैं। लेकिन मनु के यहाँ जो द्वैधी भाव है उसका तात्पर्य अलग है। मनु का कहना है द्वैधी भाव का तरह दो तरीके हैं कि जब भी किसी राज्य पे आक्रमण हो जाए तो राजा को अपनी सेना के दो हिस्से कर लेने चाहिए। एक हिस्सा होगा वो दुर्ग की रक्षा करेगा, राजधानी की रक्षा करेगा, सेना का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा है वो युद्ध मैदान में लड़ने के लिए जाएगा। तो ये था द्वैधी भाव। संश्रय का तात्पर्य है कि जब राजा किसी की शरण ले तो उसे संश्रय कहते हैं। और इस संश्रय का तात्पर्य मनु ये कहते हैं कि राजा को जब किसी की शरण में जाने की आवश्यकता हो, जब राजा को ये लगे कि कोई बलशाली राजा है उसको हरा सकता है, उसके राज्य का हरण कर सकता है, तो उसे दूसरे राजा की शरण ले लेनी चाहिए और शरणागत हो जाना चाहिए। लेकिन शरणागत होते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि वो शक्तिशाली राजा के समक्ष ही शरणागत हो, किसी कमजोर राजा के यहाँ शरण न लें, वरना शरण लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थी मनु की षाड्गुण्य नीति, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय किए जाएं ये बताती है कि एक राजा को विदेशी संबंध स्थापित करते वक्त कैसी नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद उपाय है 4 कि एक राजा को विदेश नीति के संचालन में, विदेशी संबंधों के संचालन में, इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी एक समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, न अच्छा और न बुरा, न नैतिक और अनैतिक, बल्कि राजा को चारों तरीके अपनाने चाहिए, साम, दाम, दंड और भेद। साम का तात्पर्य होता है समझाना। इनमें हम डिप्लोमेटिक संबंधों को शामिल करते हैं, कूटनीतिक संबंधों को शामिल करते हैं, जिसके तहत एक राजा दूसरे राजा को समझा बुझाकर और उससे अपनी बातें मनवाता है। दूसरा है दाम, यानी उसको लालच देकर अपनी बात मनवाना दूसरे राजा से। भेद का तात्पर्य है फूट डाल देना किसी के राजा के राज्य में। और दंड का तात्पर्य है उसके ऊपर आक्रमण कर देना। ये अंतिम उपाय है। किसी भी विदेश नीति में किसी भी राजा को जो पहला कदम उठाना होता है वो सबसे अच्छा कदम होता है साम, यानी कूटनीतिक उपाय, बातचीत के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकालना। और जो अंतिम उपाय होता है वो दंड होता है। राजा को ये दंड यानी आक्रमण है, ये अंत में प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमने मनु की परराष्ट्र नीति में मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति और 4 प्रकार के उपायों की चर्चा की। धन्यवाद। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ लगातार बने रहे। तहे दिल से धन्यवाद।